उपनिवेशवाद और देहात, ये लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी की बात है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे उपनिवेशवाद, उपनिवेश किसका उपनिवेश, तो यूरोपीय कंपनियों का उपनिवेश हो गया था। उपनिवेशवाद क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी छोटे या कमजोर देश के ऊपर शासन स्थापित कर लेता है और वहां की राजनीतिक, आर्थिक और अन्य गतिविधियों पर अपना संचालन प्रारंभ कर देता है, ऐसे शासन को बोलते हैं उपनिवेशवाद शासन, मतलब औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब है कोई एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेना, ये होता है उपनिवेशवाद। भारत में भी उपनिवेशवाद हुआ, बहुत से यूरोपीय कंपनियां आए थे। अगर मैं बात करूं कौन कौन कंपनियां, तो इसे आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। जिसे मैं ट्रिक से बताया था, पूरी अंडे फ्री, पूरी अंडे फ्री, आप याद रख सकते हैं। पू फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ऑफ फॉर अंग्रेज और फिर ड फॉर डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी। अगर बात करूं सबसे पहले ये पुर्तगाली जो आए 1498, डच कह सकते हैं कि ये 1595 में आए, उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डेनिश 1616 में और फिर फ्रांसीसी 1664। तो ये भारत में ये यूरोपीय कंपनियां हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा लंबा समय तक शासन नहीं संभाल पाई। अंग्रेज जो आए, ब्रिटिश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे भारत में अपना नियम कानून भी चलाने लगी, यानी औपनिवेशिक शासन स्थापित कर ली। कौन सी कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। उपनिवेशवाद भारत में सर्वप्रथम किस प्रांत से अगर हुआ, मतलब जो अंग्रेज का शासन स्टार्ट हुआ वो बंगाल के क्षेत्र से हुआ। कब, 1757 के बाद से। मुगल कमजोर हो गए थे और इसी के बाद से अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और यहाँ पर शासन करने लगे प्लासी के युद्ध के बाद से। तो प्लासी का युद्ध हुआ था कहाँ, बंगाल में, और कब हुआ, 1757 में। इस समय जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इसके पीछे कारण क्या था कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, एक कमरे में, छोटा सा कमरे में 146 लोगों को, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है ये घटना, 146 लोग को क्या किया था कि काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है इसको। 22 जून गर्मी का दिन था, 1757 को क्या किया, 146 लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया, जिससे गर्मी से लोग मारे गए। जिसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया और फिर विजय हो गया, मतलब ये रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और इसी के बाद से भारत में अंग्रेजों का शासन भी स्टार्ट हो गया 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से। ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद हम समझते हैं ये बंगाल से स्टार्ट हुआ औपनिवेशिक शासन। उसके बाद समझते हैं हम लोग इस्तेमारी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है, जिसका दूसरा नाम है अस्थाई बंदोबस्त। ये अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया। क्या किया कि जो पहले के राजा हुआ करते थे उनको जमींदार घोषित कर दिया गया और जमींदारों को बहुत सारे सुविधाएं मुहैया कराया जाता था, जैसे सेना दिया जाता था, ताकि आप सेना के मदद से क्या कीजिए, कुछ गाँव दे दिए जाते थे उन जमींदारों को। जो पहले के राजा हुआ करते थे उनको अंग्रेजों ने बना दिया जमींदार, और बहुत से गांव, लगभग 400-500 गांव के मालिक बना दिया, जमीनों के मालिक। और वो उन गांवों में क्या करता था, अपने सैनिक को लेकर जाता था और कर इकट्ठा करके लाता था। इस इस्तेमारी बंदोबस्त को प्रारंभ करने वाले एक, मतलब गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम है चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल से इस्तेमारी बंदोबस्त प्रारंभ किया। इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त, यह एक तरीका था, ये कर वसूलने का एक नियोजित प्लानिंग तरीका था इसका। चार्ल्स कॉर्नवालिस का तहत, इसके तहत क्या करता कि जो जमींदार बनाया, जो पहले के राजा को जमींदार बनाया, उसको ये अधिकार दे देता था कि आप अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों से क्या कीजिए, कर इकट्ठा कीजिए, और जितना भी कर इकट्ठा करेंगे उसका 89% आप
अंग्रेज के राजकोष में देंगे और 11% खुद रखेंगे। तो जो भी जमींदार थे वो अधिक से अधिक मुनाफा के लिए जमकर किसानों का शोषण करते थे, खूब वसूली करते थे, जिसके कारण आगे चलकर ये व्यवस्था जो था अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त वो सफल नहीं होता है। ये अस्थायी कर दिया गया था। इस्तेमारी बंदोबस्त सफल नहीं होने के पीछे कारण क्या था? ये अस्थायी कर दिया गया था। इस्तेमारी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त। यह फिक्स कर दिया गया था कर, जिसके वजह से क्या था कि उतना उस समय उपज नहीं हो पाता था और जिससे किसान चुका नहीं पाते थे जमींदार को उतना कर, तो जमींदार कहाँ से राजकोष में उतना 89% दे पाता। पहले फिक्स कर दिया गया था ताकि बाद में अगर अधिक भी उपज हो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं इस कर की राशि, इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ वो फिक्स कर रख चुका था, अस्थायी कर चुका था, तो सफल नहीं हो पाया। जब ये जो जमींदार थे राजस्व नहीं वसूल पाते थे उन किसानों से, तो क्या होता था कि उनका जमींदारी नीलाम हो जाता था, उनका जो जमींदारी था वो नीलाम हो जाता था। ये किस कानून के तहत? तो सूर्यास्त कानून। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्यास्त कानून क्या है, तो आपको क्या जवाब देना होगा? ये क्वेश्चन आता है, सूर्यास्त कानून, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उपनिवेशवाद छोटा में आएगा लेकिन ये सब बड़े में भी आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना होगा कि सूर्यास्त कानून क्या था कि एक नियम था सूर्यास्त कानून, जिसके तहत अगर क्या करना होता था, जमींदारों को एक निश्चित तारीख दी जाती थी और निश्चित समय अवधि, सामान्यतः सूर्य ढलने से पहले कोई तारीख दे दी जाती थी कि इस तारीख को आपको जितना कर का राजस्व जो निर्धारण किया गया आपके साथ कि आपको इतना देना है वो चुका देना होता था। अगर आप नहीं चुका पाएंगे उस फिक्स डेट को, निश्चित तारीख की उस समय अवधि तक आप उस कर की राशि को नहीं चुका पाएंगे तो आपकी जो जमींदारी है वो ऊंची बोली लगाकर किसी दूसरे जमींदार के पास बेच दी गई। मतलब आप जमींदार नहीं कहलाएंगे, आप जमींदारी से आप वंचित हो जाएंगे, कोई नया जमींदार हो जाएगा आपके क्षेत्र का। तो ये सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून के तहत बहुत से जमींदारों की जमींदारी नीलाम हुई और एक वर्तमान में 1797 में फर्जी नीलामी की घटना भी घटी। और क्या था फर्जी नीलामी, इसको तो हम अगले क्लास में जानेंगे। फर्जी नीलामी किस तरह से जमींदार जो थे वो अपनी जमींदारी नीलाम होने से बचने के लिए क्या तरीके अपनाए, वो अगले क्लास में जानेंगे। फिलहाल हम लोग जाना सूर्यास्त कानून को, इस्तेमारी बंदोबस्त को और उपनिवेशवाद।